अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 114 स्टार्ट हो गया। बड़ा बच्चों को कहा कि 113 पार्ट बी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं माने, तो 114 अब इन्होंने कर दिया शुरू। अच्छा जी, पिछले लेक्चर के एंड पे हम इस सवाल को कर रहे थे जिसमें नो सोल्यूशन अवेलेबल था। इसको पूरा किया किसी ने? हो गया? चलो फिर जल्दी से मुझे भी पूरा करा दो, ठीक है। कि कहता है कि जी फर्दर 1000 पॉइंट्स जो हैं वो रिडीम हुए हैं और एस्टीमेट फिर बदल गया। तो ये एस्टीमेट का बदलना, अब 8000 से ऊपर तो जा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन ये एस्टीमेट चेंज होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको जो है वो सीधा करता रहेगा रेवेन्यू की रिकग्निशन को। तो 1000 है और टोटल हो गए 5500 आई थिंक पहले हो गए थे, बल्कि लिखा हुआ है सवाल यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 20x3 की अगर बात करें तो ज़रा जगह तंग हो गई है, माजरत। तो 5500 हो चुके थे, मज़ीद 1000 आ गए पॉइंट्स रिडीम होने, तो ये कितना हो गया जी 6500, और एस्टीमेट फिर चेंज होकर 7600 हो गया। इसकी अगर परसेंटेज निकालें तो 6500 को डिवाइड कर दिया हमने 7600 से, जी आंसर आ गया। अब आपने एज ऑन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो 31579 को ही पकड़ना है और उसको 85.53% से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ गया। अब ये एज ऑन रेवेन्यू है, रेवेन्यू एज ऑन थोड़ा ही होता है, रेवेन्यू तो फॉर द ईयर होता है। तो हमने तो कैलकुलेशन इसलिए की है कि आज तक इतना रेवेन्यू बुक करना है, जितना पिछले साल के एंड तक हो गया वो माइनस कर दें, बाकी वाला अब कर लें। तो 31 दिसंबर x3 पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट एज ऑन 27/09 हो चुका था, माइनस कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है जी, पहले 10525 भी हो चुका है और 12032 भी हो चुका है। किस में से माइनस हुआ होगा? क्या 27 में से माइनस हुआ होगा? देख लें ज़रा, सोल्यूशन नहीं था ना, देखो गड़बड़ आ गई। आपने नहीं किया भाई, आपने शफकत नहीं की खुद पर। देखें जी, एज ऑन 31 दिसंबर x3 इतना रेवेन्यू बुक होना चाहिए, जिसमें से कितना पहले हो चुका है, यहाँ तो पूरा नहीं आना, यहाँ पे लिखता हूँ। तो बताओ जी 27009 है, कितना रिकॉर्ड हो चुका इसमें से, ये एज ऑन 31 दिसंबर x3 है, इसमें इस आज तक कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, कितना हो चुका है 10525 और 12032, ठीक है जी। ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसके साथ एग्जाम्पल 5 करनी है, बस यही है। फिर रिवीजन प्लान में कोई और चीज़ डालनी हुई तो डाल जाएगी। इसको अभी तक आई के अपने टेस्ट नहीं किया। चलें जी, अब ऐसा है कि थोड़ा आप ताज़ा होकर आए हैं तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है जी। कुछ सवाल छोटे मोटे एक दो रहते हैं वो करते हैं, ज़रा इंश्योर भी कर लेते हैं ना कि ये पूरा हो गया या इसमें से कुछ रह गया, ठीक है। हाँ, उसी तरफ ही जाना है, लेकिन पहले ये ज़रा छोटा सा काम कर लें, निकू सा। एक एग्जाम्पल 6 रहती थी वो कर लें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन पे तशरीफ़ लाएं सबसे पहले। ये हमने कल बात की थी, इसको रीड ओनली का कहा था। एनीवेज, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन are normally specified in the contract but could also include promises implied by entities, customary business practices, published policies or specific statements, blah blah blah. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जैसे आपने एक सवाल में देखा भी था, इसने टेस्ट किया होगा डेफिनेशन को भी, ठीक है। तो सादा से अल्फाज में ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। A performance obligation is a promise in a contract with a customer to transfer to customer either a good or service that is distinct or a series of distinct goods and services that are substantially the same and have the same pattern of transfer to customer. For example, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेरोल प्रोसेसिंग, जिम सर्विसेज कंज्यूम होती हैं कस्टमर से, जैसे से एंटिटी डिलीवर कर रही है और यहाँ प्रॉमिस को ओवर टाइम सेटिस्फाई किया जाता है। तो मसलन
जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, हर यूनिट डिस्टिंक्ट है, ऐसा ही है, हर यूनिट क्या है, डिस्टिंक्ट। पहली बात तो ये थी कि पीओ क्या है, पीओ क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर टू ट्रांसफर टू द कस्टमर, क्या ट्रांसफर करना है, आइदर आ गुड और सर्विस, जो कि खुद ही डिस्टिंक्ट है, ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, क्या है, गुड सर्विस जो कि खुद डिस्टिंक्ट है, या वो डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हर यूनिट क्या था, मैंने कहा डिस्टिंक्ट, हर यूनिट डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये क्या अलग अलग नजर आ रहा होता है आपको, ये बेसिकली एक सीरीज के अंदर आपको सीरीज ऑफ यूनिट्स आपको मिलती है, बिजली लगातार आ रही होती है, सीरीज ऑफ यूनिट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक पीओ ही है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, एक पीओ है लेकिन ये सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, वन पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम, सिंगल पीओ है लेकिन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। तो ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन फिर ये बन गई आपकी कि आप यूं पूछ ले तो यूं लिखोगे, अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट with customer to transfer customer either a good or service that is distinct or a series of goods or services that are substantially the same and have the same pattern of transfer to the customer, that's it, ठीक है। इतनी बात अब याद रह जाएगी। पीओ क्या है, पीओ इज अ प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस ऑफ द सेलर विद अ कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो विद कस्टमर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक प्रॉमिस है ऑफ द सेलर टू ट्रांसफर टू कस्टमर आइदर अ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट और अ सीरीज ऑफ गुड और सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली सेम, और उनका सेम पैटर्न है ट्रांसफर होने का कस्टमर को, तो फिर एक ही पीओ बनेगी लेकिन वो ओवर टाइम सेटिस्फाई होने वाली, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है। अब बात कहाँ से चली, वो ये कह रहा है कि या तो गुड सर्विस को डिस्टिंक्ट हो या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज हो। तो बात फिर उसने डिस्टिंक्ट पे कर दी, तो डिस्टिंक्ट को लेकर कल हम पीटते रहे, ठीक है, कि डिस्टिंक्ट क्या है। हमने कहा था यार सादा सी बात है, डिस्टिंक्ट के लिए दो ही क्राइटेरिया है, नंबर वन के गुड्स या सर्विसेज अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हों, ठीक है, और दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्ट्स में भी वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट हैं तो फिर अलग अलग पीओ, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर वो एक पीओ है और उसको ओवर टाइम सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ओवर टाइम या इन टाइम तो बात की बात है, ठीक है। अब कब कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं होती, तो हमने कहा था जी तीन ही सूरतें हैं। पहली सूरत क्या थी, बहुत सारे इनपुट्स मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट बना रहे हैं, इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रही है। नंबर टू, एक ऐसा इनपुट है जो आउटपुट को मॉडिफाई अल्टर कर देगा, और तीसरा ये हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। दो चीज़ें बाहर अलग नज़र आ रही हैं लेकिन हाईली इंटर, ये अलग भी पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर भी जाके हमने इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं इसको। कहता है कस्टमर अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, इफ बोथ आर मेट। नंबर वन, customer can benefit from good service on its own or together with other resources that are readily available to customer। इसने क्लैरिफिकेशन इधर दी है कि a customer can benefit from good or service if good services could be used, consumed or sold for an amount that is greater than scrap value, ठीक है, held in a way that blah blah। if a good or service is, मतलब इतनी सी बात भी याद रख लें कि if a good or service is regularly sold separately, this would indicate customer generally can benefit from good or service on its own or in conjunction with other। तो बात तो यहीं पर ही है कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड सर्विस ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल। और दूसरी बात भी लाजमी है, क्या, एंटिटी का प्रॉमिस भी क्या है, टू ट्रांसफर गुड और सर्विस जो कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो अदर प्रॉमिसेस से। ये ज़्यादा
बारीक बात थी जिसकी क्लैरिफिकेशन फिर इधर है। ठीक है जी। इफ प्रॉमिस नहीं ये नहीं, ये भी क्या लिखा है, इफ प्रॉमिस गुड और सर्विसेज आर इज नॉट डिस्टिंक्ट, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो एंटिटी शैल कंबाइन दैट गुड सर्विस विद अदर प्रॉमिस गुड सर्विसेज अंटिल इट आइडेंटिफाइज अ बंडल ऑफ गुड सर्विसेज दैट इज डिस्टिंक्ट। इन सम केसेस दैट वुड रिजल्ट इन एंटिटी अकाउंटिंग फॉर ऑल गुड सर्विसेज एज अ सिंगल पीओ। ये सारी की सारी एक पीओ भी हो सकती है इकट्ठे करते करते, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसको छोड़कर इधर आ जाएगा। वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि पीओ जो कि गुड सर्विस को डिस्टिंक्ट मानेंगे, कौन से नहीं मानेंगे। तो हमने कहा था गुड सर्विसेज ऑन इट्स ओन भी डिस्टिंक्ट हो और कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट हो। तो कब कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंक्ट नहीं रहती, जमीन में से कुछ एक हो जाए। कहता है फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड सर्विसेज टू अ कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, यानी ये अलग हैं, ये डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है। इंक्लूड एंड इट डज नॉट प्रोवाइड। अब इसने ना उलट लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये बात जरा उलट करके लिखी हुई है कि एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग, यानी वो कह रहा है कि एंटिटी अगर ये कर दें हम, यूं कर दें हम, वो कह रहा है फिर यहाँ पर क्या होगा कि फैक्टर्स वो जो इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉमिस टू ट्रांसफर गुड सर्विसेज इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल, ये बन जाएगा अगर मैं यूं कर दूं। बात समझ आ रही है। तो आगे आसान लिखा हुआ है जहाँ से पढ़ाया था वहीं से याद रखना है। ठीक है। पारल स्टैंडर्ड ने ऐसे लिखा हुआ है कि वो फैक्टर्स जो इसको सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं बनाते वो क्या है, एंटिटी प्रोवाइड्स अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग। ये हमने इस तरह से पढ़ा था। जबकि स्टैंडर्ड ने क्या लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ें इसको सेपरेटली आइडेंटिफिएबल बना देती हैं कि एंटिटी ये ना करे, एंटिटी ये ना करे, एंटिटी ये ना करे, तो ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। हमने इसको सीधा करके कैसे पढ़ लिया कि ये फैक्टर्स बताते हैं कि ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। क्या, एंटिटी अगर ये करे, एंटिटी अगर ये करे और एंटिटी अगर ये करे। ये इस तरह से पढ़ना ही ज़्यादा आसान है। ठीक है। तो हमने कहा जी वो फैक्टर्स जो इंडिकेट कर एंटिटी प्रॉमिस को कस्टमर के साथ कि वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल नहीं है, वो क्या है, एंटिटी प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग गुड सर्विसेज विद गुड सर्विसेज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ बंडल ऑफ गुड सर्विसेज, कि वो इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रहे हैं या गुड सर्विसेज आर या गुड या सर्विसेज सिग्निफिकेंटली, गुड सर्विसेज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज कर दें अनदर गुड और सर्विस को। यानी हमने कहा था ऐसा इनपुट है जो आउटपुट को मॉडिफाई कर दे। या तीसरा, गुड सर्विसेज जो है वो हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर हैं या हाईली इंटर रिलेटेड हैं। तो ये हमने इस तरह से करके पढ़ा था, इसीलिए इसको ऐसे ही करके पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे उलट लिखा हुआ था बस। ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ से इसी तरह से याद कर ली थी कि व्हेन गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, नंबर वन, जब ऑन इट्स ओन गुड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ठीक है, कि अपनी ज़ात के एतबार से डिस्टिंक्ट हैं। कब, जब कस्टमर उनसे अलग से फ़ायदा ले सके या अपने पास अवेलेबल चीज़ों के साथ मिला के उससे फ़ायदा ले सके। एक निशानी क्या है, कस्टमर ये सेलर इनको नॉर्मली अलग से भी बेचता है या और सेलर्स भी आसपास बेचते हैं। दूसरी बात कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी ये डिस्टिंक्ट हैं कि गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कब होगा, जब गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोवाइड अ कंबाइंड आउटपुट या आर एन इनपुट टू मॉडिफाई आउटपुट या आर हाईली इंटररिलेटेड, देन गुड्स सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने ऐसे ही याद रखना है इनको। ठीक है, ऊपर वाला जरा मुश्किल कर देता है। ओके, डन, सही है। अच्छा, चले, ये हो गया। अब उसके बाद वो ज़रा देखते जाते हैं, इससे वापस बाद में आएंगे। ठीक है, पीओ से काम शुरू करते हैं, यहाँ से देखते जाते हैं। इसको कंप्लीट करें ना, इसको कंप्लीट कर दे, इसमें कुछ रह ना जाए। तो यहाँ से हमारे काम की चीज़ सिर्फ ये थी। फिर कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने कल डिस्कस कर ली थी। मैंने 2 एग्जांपल्स आपको रीड करने के लिए दी थी, किसी ने की तो नहीं होंगी? किसने की रीड? समझ में आती थी बात? सिंपल बिल्कुल लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन का कोई सवाल बन जाता है। जैसे आपने 13वां सवाल किया था, तो इस तरह का कोई सवाल बन जाता है इसमें से, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, इसको ज़रा पढ़िएगा आज और इसको मुझसे कल फिर पूछिएगा। ठीक है, इसको रीड ओनली करना है। ओके, बात सादा सी है। इस स्टेप के अंदर सादा बात क्या है, कितनी पीओज हैं ये आइडेंटिफाई करना है।
हमने चीज़ों को समराइज करना है, ठीक है ना। कितनी पीओज हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है जी रूल हमारा, हम ये देख लेंगे कि जितनी भी गुड्स सर्विसेज इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं आया वो डिस्टिंक्ट हैं, नंबर 1। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट है। अब दो पहली बात, डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ कैसे हैं कि कस्टमर उनसे अलग से फ़ायदा उठा सकता है। एक निशानी इसकी ये भी है कि सेलर नॉर्मली इनको अलग भी बेचता है, तो ये डिस्टिंक्ट की निशानी है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट कब नहीं होंगी, जब बहुत सारी इनपुट मिलकर एक कंबाइन आउटपुट दें, जब इनपुट मॉडिफाई करे आउटपुट को, या जब ये गुड सर्विसेज आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हों, एक के बगैर दूसरा इस्तेमाल ना हो सकता हो, तो हम कहेंगे कि ये अलग अलग हैं ही नहीं। तो जब अलग अलग नहीं है तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग नहीं रही, तो फिर इन गुड सर्विसेज को कंबाइन करके एक पीओ बनाएंगे, और वो फिर अगली बात है किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हो सकता है और ओवर टाइम भी हो सकता है इसका परफॉर्म होना। यही स्टेप था बस ये, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल ज़रा पढ़िएगा लाजमी, ठीक है। फिर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करने की बात की थी, तो हमने ये कहा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो एक ऐसी अमाउंट है जो एंटिटी एक्सपेक्ट करती है जिसमें से इन रिटर्न ऑफ गुड सर्विसेज जो उसने प्रोवाइड की, लेकिन इसमें नहीं शामिल करनी वो अमाउंट जो किसी थर्ड पार्टी के किसी और के बिहाफ पे आपने जो है वो कलेक्ट कर रखी है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये वाली जो बात थी, ये बात बिल्कुल आपकी जो हमने आगे डेटर वाली बात की थी उसके साथ रिलेट करके यहाँ लिखी जा सकती है, लेकिन ये पहले किताब में यहाँ पर पॉइंट डाला गया था, आई के अपने फिर अपनी किताब से इस पॉइंट को निकाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, एडिशनल बात थोड़ी सी हमने की हुई थी। ये आपके आगे वो जहाँ पर हमने डेटर वाली बात की थी कि एक्सपेक्टेशन की बेस पर आपने सेल को बुक करना है, ठीक है, तो उस पॉइंट के हिसाब से ये बात ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट आई के अपने अपनी किताब से इस दफ़ा जो है वो निकाल दिया था। अच्छा, कौन से फैक्टर्स को हमने कंसिडर करना है जी वाइल कैलकुलेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, तो वेरिएबल कंसीडरेशंस को, इधर ना देखो, इधर देखो मेरी तरफ, कौन से फैक्टर्स हैं, वेरिएबल कंसीडरेशन, इंसेंटिव्स को ऐड कर लें, पेनल्टीज़ को लेस कर लें, और बहुत सारी एग्जांपल्स की हमने। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की थी कि अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो उसको कंसिडर करो, वो वही था ना, आज डिलीवरी कल कैश, इसके ऊपर हमने अलग से भी बात की थी, डिस्काउंटिंग प्रैक्टिस करके वो 5 सिनेरियोज बना के उसके बाद फिर मैंने आपको फिर सवाल दिए थे ताकि ये बात ज़रा काबू में आ जाए, ठीक है। अभी भी एक दो सवाल उसके डिफरेंट ज़रा स्पेशल केसेस जो है वो हमने करने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का ध्यान रखना है, फिर नॉन कैश कंसीडरेशन का ख्याल करना है। उसके लिए क्या रूल था, जिस दिन आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया उस दिन जो आपने इन काइंड कंसीडरेशन रिसीव किया उसकी फेयर वैल्यू जो उस दिन किया उस पर आप उसको रिकॉर्ड कर लें। और चौथा क्या था, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, वो अमाउंट कि हालांकि अनहोनी सी बात थी, लेकिन हमने कहा ठीक है, अब वो अमाउंट आपकी सेल को खा जाती है। अब ज़्यादा स्पेशल केस तब बनता है जब आप पहले पैसे दे देते हैं और फिर सारा साल या 2 साल या 3 साल पे आपकी जब वो परचेजेस करता रहता है कस्टमर आपसे, आप सेल करते रहते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉर्ड करना, इसको हमने यहाँ पे प्रैक्टिस में किया था और आपने पास पेपर्स भी कर लिए। फिर एक पॉइंट ऐसा है, कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन, ये सिर्फ थ्योरेटिकल ही है जिसको हमने यहाँ पर इसी तरह से डिस्कस कर लिया था, कितने गया, ये इतनी सी बात मैंने कहा था याद रख लें, यानी आपने फिक्स्ड पोर्शन को या वेरिएबल, फिक्स्ड पोर्शन तो होता ही है, वेरिएबल कंसीडरेशन को सिर्फ तब आपने ऐड या ऐड करने की बात वो कर रहा है कि ज़्यादातर कि तब ऐड करें जब आपको इसकी उम्मीद ना हो कि ये रिवर्स करना पड़ेगा, वही बात, मतलब हाई चांस हो तो इसको ले लें, तो इतनी सी बात। एंड इट शैल इंक्लूड अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन ओनली टू द एक्सटेंट दैट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन द अमाउंट विल नॉट अकर। बाकी ये दोनों केसेस में हो सकता है, पेनल्टी कब ऐड करो, जब उसको रिवर्स करने का चांस कम हो, इंसेंटिव कब ऐड करो, जब उसको रिवर्स करने का चांस कम हो। तो ये थ्योरेटिकल सा एक पॉइंट था, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है इस तरह से, ये फाइनल के अंदर जाके आप देखेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में आपको मेरा नहीं ख्याल नॉन कैश कंसीडरेशन इनमें किसी में कोई कंसेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, उल्टा हमने एडिशनल सवाल भी इसमें कर लिए थे, ठीक है। तो हमारे स्टेप 3 के अंदर डिटरमिन करना ट्रांजैक्शन प्राइस को, इसमें कोई मसला था नहीं। एलोकेशन की बात ये मैं गुजार रहा हूँ, सिर्फ पहला स्टेप अभी बाकी है, स्टेप 1, जिसके अंदर कुछ चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने उसको एंड पे रखा है, और उससे ऊपर फिर पहला सफ़ा भी है जिसमें जनरल बात थी 5 स्टेप्स की, तो वो वाला सफ़ा भी रहता है। तो ये 2 सफ़े पढ़ाने हैं मैंने, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काम खींच लिया, लेकिन चीज़ें छोटी छोटी हैं, मे भी आज का लेक्चर इसके ऊपर ये छान पूरा इकट्ठा करते हुए लग जाए, लेकिन उसके बाद ये होगा कि कल से हम तसल्ली के साथ
फिर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कुछ काम जो है वो साथ साथ करना पड़ेगा एडिशनल। मतलब मैं आज आपको होमवर्क में MCQs दूंगा, करके आने हैं सारे, हिम्मत करनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इसमें फिर रिसेंट अटैम्प्ट हम कर रहे होंगे और जो हमारे टॉपिक्स के अंदर को कमी बेशी रह गई हम उनको देखते हुए कोशिश ये करेंगे कि अगले 4 लेक्चर्स 2 दिन में हो जाए। इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही। फिर 31 के बाद फिर आपको किसी एक दिन के लिए मैं बाद में फिर बुलाना हो तो बुला लूँगा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अंदाजे हैं अभी तक के लिए, क्या पता ऐसी कोई चीज़ ओपन, ओ यार ये तो सारे ही रहता है, चलो भी शुरू हो जाओ, ठीक है। जब मैं कहूँगा कि जाएं तो उस दिन आपने जाना है, बस दुआ करते रहें, ठीक है। अच्छा जी, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस। IFRS requires to allocate transaction price to each performance obligation in an amount that depicts the amount of consideration to which entity expects to be entitled in exchange of transferring of। तो वो कहता है कि जी आपने अपने प्रॉमिस गुड और सर्विस को एलोकेट करनी है ट्रांजैक्शन प्राइस जो उसकी बनती है एक तरह से, ठीक है। स्टैंडर्ड को इसके ऊपर भी था थोड़ा सा, तो एंटिटी एलोकेट करेगी ट्रांजैक्शन प्राइस को ऑन अ रिलेटिव स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बेसिस। उसके बाद मैंने ये आपको रीड ऑनली करने के लिए दिया था, पढ़ा तो नहीं होना आपने। A standalone price is the price at which entity would sell a promised good or service separately to a customer, जिसको मैंने उर्फ़े आम में कह दिया था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस होती है ना कि आपका सेलर जो है किसी और कस्टमर को ये चीज़ कितने की बेचता है, ये स्टैंडअलोन प्राइस है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसने इस कस्टमर के साथ अगर कोई डिस्काउंट वाला मामला किया तो इसी के लिए एलोकेशन करनी पड़ती है। तो स्टैंडअलोन प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच एंटिटी वुड सेल प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस सेपरेटली टू अ कस्टमर। अलग से बेचनी हो तो ऐसे बेची जाए। खैर, the standalone selling price is the price at which entity would sell a promised good service separately. The best evidence of standalone price is the observable price of a good services when entity sells that good service separately in similar circumstances to a, वो observable price is मतलब market prices की बात ही हो रही है, ठीक है। A contractually stated price or a list price of good service may be but shall not presume to be standalone price of the good। जरूरी नहीं है कि जो आपकी stated price हो या list price हो वो आपकी standalone price भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली होती है। If a standalone price is not directly observable, entity shall estimate standalone price। suitable method उसके ये है। तो फिर हमने उसके बाद बात की थी कि एलोकेशन करनी होती है हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडअलोन प्राइसेस, ठीक है। अब अगर स्टैंडअलोन प्राइसेस नहीं हैं तो फिर क्या करना है, फिर ये अगले मेथड्स थे। खैर, अ कस्टमर रिसीव डिस्काउंट फॉर परचेजिंग बंडल ऑफ गुड सर्विस, सम ऑफ द स्टैंडअलोन प्राइस ऑफ दोज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड प्रॉमिस ट्रांजैक्शन प्राइस। के स्टैंडअलोन प्राइस ज़्यादा हो ट्रांजैक्शन प्राइस से तो फिर कस्टमर क्या कर रहा है, डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। ऐसी बस को एक बार पढ़ना था, वैसे पढ़ाया था ये वाला। एंटी शैल नॉट एलोकेट अ डिस्काउंट प्रोपोर्शनेटली व्हेन देयर इज ऑब्जर्वेबल एविडेंस दैट एंटायर डिस्काउंट रिलेट्स टू वन और मोर परफॉर्मेंस। कहता है अगर क्लियरली पता लग रहा है कि सारा डिस्काउंट दिया ही इन्होंने प्रिंटर पे है तो फिर एलोकेशन की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ उसी को स्पेसिफिक को ही अलग करें। खैर, एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट मस्ट बी डन बिफोर अप्लाइंग रेजिडुअल अप्रोच। यानी कि ये मैंने शायद ये बताया भी था कि अगर सारा का सारा डिस्काउंट कंप्यूटर पे लगना है तो पहले कंप्यूटर पे लगाएं, उसके बाद फिर प्रिंटर को कुछ भी ना चार्ज करें और फिर बाकी 800 में से बैलेंसिंग फिगर स्कैनर को दें। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, लेकिन ऐसा किसी सवाल में हमने देखा नहीं, बट एक कॉन्सेप्ट तो है। ये दो एग्जांपल्स आपको बचपन में होमवर्क में दी थी। इफ स्टैंडअलोन प्राइस इज नॉट गिवन फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड, जिसमें हमने ये तीनों मेथड्स कर लिए थे। काफ़ी सारा पढ़ लिया आप लोगों ने भी, है ना। कमाल कर दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने पढ़ा है। अब आखिरी स्टेप था कि आपने रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती है। मैंने यहाँ पर करके बात लिखी हुई थी, असल में तो ये रूल है। कहाँ लिखा था ये? कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना है अगर एट अ पॉइंट इन टाइम तो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होगा एट अ पॉइंट इन टाइम जिस वक्त कंट्रोल ट्रांसफ़र हो। ऐसे पकड़ाई गुड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल अगर ट्रांसफर हो रहा है ओवर टाइम तो फिर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड होगा ओवर टाइम, क्योंकि पीओ सेटिस्फाई। असल मसला क्या है? पीओ का सेटिस्फाई होना। स्टेप 5 क्या था? रिकॉर्ड रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। अभी पहले सफे पे जाके पढ़ाऊंगा मैं। स्टेप 5 पहले सफे पे लिखा हुआ है। IFRS 15 क्या कहता है? रिकॉर्ड करो रेवेन्यू एज एंड व्हेन पीओ इज सेटिस्फाइड। तो सारी लड़ाई किस पे चल रही है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के सेटिस्फाई होने पे। जो भी पढ़ा के आ रहा हूं क्या थी, ठीक है। तो फिर यहां से बात शुरू करते हैं, जरा तरतीब से चलते हैं कि एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग प्रॉमिस्ड गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। कब रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू एंटिटी? जब पीओ को सेटिस्फाई कर ले।
गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेट्स, ठीक है, इवन इफ ओनली मोमेंटरली व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड यूज्ड, ठीक है। तो कहता है कि ये गुड सर्विसेज क्या हैं, ये एसेट्स ही होती हैं। कंट्रोल ऑफ एन एसेट रेफर्स टू एबिलिटी टू डायरेक्ट, असल में कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंट्रोल पता है किसे कहते हैं? कंट्रोल इसे कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये कैलकुलेटर किसका है? हमारा? ये कैलकुलेटर इसका है। इस कैलकुलेटर से जितने भी फायदे हैं कैलकुलेशंस करने वाले, वो किसका राइट है? किसका राइट है? तमीम का। तमीम तुम्हारा नाम ना करो आज फिर, अच्छा सॉरी जी, अच्छा, तो सारे फायदे इसके लेने का राइट किसको है? तमीम को। इसको कैलकुलेटर यूज करने से तुम रोक सकते हो? दोस्त है अदनान भाई को रोक सकते हो? तुम अच्छे बड़े हो हैं, लेकिन अगर तुम रोकना चाहो तो रोक तो सकते हो, क्योंकि दूसरों को इससे फायदा लेने से रोकने का हक तुम्हारे पास है जरूरी। तुम्हारा अच्छा पाना कि तुम नहीं रोकते हो, ठीक है। कि पहली बात, कंट्रोल में दो चीजें होती हैं। पहली बात, सारे रिस्क्स और रिवॉर्ड्स टूट जाए तो नुकसान किसका? तमीम, ठीक है, ना टूटे अल्लाह करे, ठीक है। कैलकुलेशंस करने के सारे फायदे किसके? तमीम के, ठीक है। दूसरों को इससे फायदा लेने से रोकने वाला कौन? ये तमीम। तो कंट्रोल की डेफिनेशन है ये, कि पढ़ो जरा, कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल ऑफ एन एसेट, कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो हम कहते हैं पीओ सेटिस्फाई होगी ना। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल ऑफ एन एसेट refers to the ability to direct the use of and obtain substantially all the remaining benefits from the asset। यानी इससे सारे फायदे किसने लेने हैं? तमीम ने। क्या नाम है आजकल आपका? तला भाई ने गाड़ी ली यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने कहा कि कश्मीर जाते हुए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट टाइम लग जाता है, तो अब पढ़ाई है, तो ठीक है गाड़ी ले ली यहाँ पे। अब इस गाड़ी में बारिश तेज़ हो रही है, तो कौन बारिश से बच के आएगा? तलहा। गर्मी के अंदर एसी की ठंडी हवाएं कौन लेगा? तलहा। और अगर अदनान आके दरवाज़ा खोल कर बैठने लगे तो तलहा कहेगा हेलो भाई किधर? ये भी कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? कंट्रोल इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट यूज एंड ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल रिमेनिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट। दूसरी बात कहता है कंट्रोल में ये बात इंक्लूडेड है, कंट्रोल इंक्लूड्स द एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज और ऑब्टेनिंग द बेनिफिट फ्रॉम एसेट। खुद फायदे ले और दूसरों को फायदे लेने से रोकने वाली ताकत इसके पास हो तो कहा जाएगा इस बंदे के पास इस चीज का क्या है? कंट्रोल। तो ये जब हम ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो हम कहते हैं कि सेलर ने, हम अगर सेलर हैं तो हमने जब ये ट्रांसफर कर दिया, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, तो हम कहेंगे हमने पीओ सेटिस्फाई कर दी, तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। When evaluating whether a customer obtains control of an asset, entity shall consider any agreement to repurchase the asset। रीपरचेज वाला आगे एक स्पेशल केस आ रहा है, इंशाल्लाह वो देखेंगे, आज ही उम्मीद है वो भी देख लेंगे, ठीक है। उसी को जाकर फिर उसमें जाकर ही देख लेंगे। फिलहाल तो कहता है व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हेन कंट्रोल इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफर टू द कस्टमर। इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, एंटिटी सेटिस्फाइज परफॉर्मेंस एट अ पॉइंट इन टाइम। वाह, बड़ी गल की थी, है भी ऐसे ही। कहता है पहले ये देखो वो 3 क्राइटेरिया मीट कर इसलिए पहले मैंने वो पढ़ाए थे। पहले ये देखो कि वो 3 क्राइटेरिया में से कोई मीट हो रहा है, ताकि ये पता लग सके कि एंटिटी ओवर टाइम रेवेन्यू, एंटिटी ओवर टाइम पीओ सेटिस्फाई कर रही है। अगर तो वो 3 क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे, तो मतलब एंटिटी ओवर टाइम पीओ सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर एंटिटी एट अ पॉइंट इन टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। पहले उसने क्या कहा? देखो if an entity is not if a PO is not satisfied over time, then entity is satisfying PO at a point in time। तो पहली वो बात हमने देखनी है कि ये ओवर टाइम वाले 3 क्राइटेरिया में से तो नहीं है, साइमल्टेनियस रिसीवर कंज्यूम तो नहीं है, कंट्रोल साथ ट्रांसफर तो नहीं है, एसेट स्पेशल नेचर का तो नहीं है, और साथ में ये भी जुड़ा हुआ है कि अगर खत्म हुआ तो उसको राइट ऑफ पेमेंट है, ऐसा तो नहीं है। अगर तीनों में से कुछ नहीं है तो फिर ओवर टाइम तो नहीं है। अगर ओवर टाइम पीओ सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर एट अ पॉइंट इन टाइम है, ठीक है। To determine the point in time at which a customer obtains control of promised good or service, the entity satisfies, the entity shall consider requirements for control। In addition, entity shall consider indicators of transfer of control, which include but not limited to। ये कुछ निशानियां जरूर है मेरे तरफ से कि जिसके साथ ये नजर आता है। पहली बात क्या बोली उसने? अगर पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रही तो एट अ पॉइंट इन टाइम,
एट अ पॉइंट इन टाइम है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मेरे हिसाब से हैं, इससे ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो हैं। अब इधर ना देखो, ये भी बढ़ाए थे आपको, आज सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ानी है, ठीक है। फिर देख रहे हो उधर जी, सेलर के पास राइट ऑफ पेमेंट आ जाए, हम कहेंगे इंडिकेटर है, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। कस्टमर के पास लीगल टाइटल आ जाए, उसके नाम लग जाए एसेट, हम कहेंगे इंडिकेटर है। अदर चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड करना है, लेकिन सिर्फ यही लिखा हो तो हम क्या कहते हैं जी, ये कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, कस्टमर को लीगल टाइटल। कस्टमर के पास फिजिकल पोजेशन है, हम कहेंगे यार कंट्रोल भी ट्रांसफर हो गया, उसके पास फिजिकल पोजेशन है। फिर कस्टमर के पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सारे ट्रांसफर हो गए हैं। अब सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास हैं? रिस्क भी इसी के, रिवॉर्ड्स भी इसी के, रिस्क भी इसी के, रिवॉर्ड भी इसी के। गाड़ी को कुछ हो जाए तो रिस्क भी इसी का ही है ना, का, ठीक है। तो अगर कस्टमर को रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए तो हम कहेंगे कस्टमर को कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। और पांचवा इंडिकेटर क्या है? कस्टमर ने चीजें रिसीव करके एक्सेप्ट कर ली हैं, तो हम कहेंगे जी इसका मतलब भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये तो है जनरल क्राइटेरिया, 5 इंडिकेटर्स कंट्रोल के अगर पूछ ले तो। अब यहां पर 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्टैंडर्ड कहता है कि लीगल टाइटल ट्रांसफर हो भी जाए, कंट्रोल ट्रांसफर ना हो, एक ये सिचुएशन है। दूसरी, फिजिकल पोजेशन मिल भी जाए लेकिन कंट्रोल ट्रांसफर ना हो, ये दूसरी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर देखें तो जब कस्टमर के पास लीगल टाइटल कस्टमर को ट्रांसफर हो गया है लेकिन उसको कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, ये निशानी कैसे मिलेगी हमें? इसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता है, अच्छा इसके लिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि देखो मिसाल के तौर पे आप किस्तों के ऊपर कोई चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ जो है उसका लीगल टाइटल तो आपके पास नहीं है, लिखा हुआ है सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। नॉर्मली जैसे आप लीज पे भी एसेट लेते हो तो बैंक उसको अपने नाम पे रखता है, क्यों? ताकि अपने रेंटल्स को सिक्योर कर सके। लेकिन आप IFRS 16 पढ़ के आए हो, आप तो उस एसेट को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते थे, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइफ, क्योंकि आपके अकाउंटेंट्स कहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सिर्फ लीगल फॉर्म को हम तो नहीं देखते, हम तो रियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी देख रहे होते हैं, दरअसल क्या हो रहा है ये तो देखें, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है? कस्टमर हैज लीगल टाइटल की एक्सेप्शन क्या है? However, sometimes in sale on installment basis, ये लीजेस की बात नहीं कर रहा, ये अलग से एक उसने नॉर्मल बात की है। किस्तों पर भी अगर कोई सेल चीज़ करें, चाहे उसकी लीज वाली अकाउंटिंग नहीं भी कर रहे, तो कहते हैं एंटिटी रिटेन, सेलर जो है चीज़ बेचने के बावजूद रिटेन कर रहा है लीगल टाइटल टू प्रोटेक्ट कलेक्शन ऑफ मनी। इन सच केसेस सेल इज रिकॉर्डेड ऑन डिलीवरी इवन नो टाइटल इज ट्रांसफर्ड व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। कह रहा है कि जब हमने, असल तो क्या है, नाम लग गया एसेट, एसेट की ओनरशिप कस्टमर के नाम हो गई, कस्टमर के पास लीगल टाइटल है तो मतलब कंट्रोल उसके पास है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस में लीगल टाइटल नहीं भी है तो कंट्रोल है। ये एक्सेप्शन क्या है? ये एक्सेप्शन क्या है? लीगल टाइटल ऐसे ही लिख देता हूं, लीगल टाइटल नहीं भी है, नहीं है, फिर भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, फिर भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ये क्या है जी एक्सेप्शन? बोला पूरा ही मिट गया, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। क्या है जी एक्सेप्शन? आगे लिखा हुआ है सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही अब ये अपना क्या नाम था, उस्मान काम है, कामरान। उस्मान कौन था? तुम थे, सॉरी। कामरान आप कहाँ से हो? सादकाबाद। तो ये पेपरों की तैयारी घर जाके करोगे, इधर ही करोगे? उस्मान आप कहाँ से हो? आप तो फिर लाहौर के हो। चलो फिर इसी की मिसाल लेते हैं, ये तो घर जा नहीं रहा। तो उस्मान भाई ने ना सुबह सवेरे पे प्रेप लीव शुरू हो गई इधर से, ये 3-4 तारीख पे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो सुबह सुबह उस्मान भाई उठे तो वालदा ने कहा, नमाज के बाद जैसे ही मस्जिद से आए, वालदा ने कहा कि बेटा ऐसा करो, वो घी जो है ना वो ख़त्म हो गया, तो आप ऐसा करो भाग के ज़रा घी का डिब्बा ले आओ, मैं गर्मा गर्म पराठे अपने लाल को बना के देती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करना है। अब ये भागा भागा गया। अब
कोई 7-8 तारीख 10 तारीख हो गई थी, रोज़ाना पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बस मस्जिद इत्तेफाक से घर के बिल्कुल सामने है, गली के मतलब एक तरफ इसके घर है तो दूसरी तरफ साथ ही मस्जिद है, बाज़ार की तरफ जाना ही नहीं होता, बस मस्जिद जाता है वापस आता है, पढ़ाई में लगा हुआ है। तो उसको मौका अच्छा लगा, इसने कहा आज निकल ही आया हूँ तो ज़रा आइसक्रीम खाता हूँ। कौन आइसक्रीम एक बड़ी अच्छी मिलती है आगे से, वो खाने जाता हूँ। इसने पैसे दिए दुकानदार को, घी का डब्बा दुकानदार से लिया और उसको बोला यार ये ज़रा डिब्बा अपने पास रख लो, मैं ज़रा आगे से आइसक्रीम खा के आया। अब सेलर कौन है? सेलर आप उस्मान को नहीं, उस्मान की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, आप दुकानदार की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। सेलर का स्टैंडर्ड है, तो सेलर ने फिजिकल पोजेशन ट्रांसफ़र किया नहीं, ये उस्मान डिब्बा रख के आगे चला गया तो सेलर ने फिजिकल पोजेशन ट्रांसफ़र किया है। फिजिकल पोजेशन किसके पास है? वो काउंटर पे, उसी के काउंटर पे रखा है, तो फिजिकल पोजेशन तो अभी भी किसके पास है? दुकानदार के पास है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये सेल हो गई, क्योंकि बिल, हाँ सुनो, पैसे देकर चीज़ लेकर आप कस्टोडियन बना के उसको आए हो कि मैं आइसक्रीम खा के आया, तुम ज़रा मेरे बिहाफ पे इसको होल्ड कर लो, मैं क्या उठा के जाऊंगा और उठा के आऊंगा। सर ने कहा ये बिल एंड होल्ड है। ये क्या है? बिल एंड होल्ड है। सेल हो गई है, रेवेन्यू बुक कर ले सेलर। और हाँ, सेलर बिल्कुल इस राइट पर है, वो कहे अच्छा ये मैंने तो ध्यान भी रखना है कि कोई आते जाते हाथ मार के ले ना जाए, तो बेटा तुम आगे जा रहे हो ना, तुमने 90 रुपए की कौन खानी है, तो 10 रुपए मुझे भी देने हैं, फिर मैं इसका किराया लूंगा। एंड ही कैन, बिकॉज ही इज होल्डिंग द घी का डब्बा ऑन बिहाफ ऑफ उस्मान। वो उसकी कस्टोडियन बना है, उसको उसकी सेफ्टी के लिए अलग से चार्जेस होंगे। सेल की ट्रांजैक्शन हो चुकी। अब ये एक्सेप्शन क्या है? फिजिकल, पहले क्या था? लीगल टाइटल ट्रांसफर तो कंट्रोल ट्रांसफर। सर ने बोला लीगल टाइटल नहीं भी ट्रांसफर तो कंट्रोल ट्रांसफर। ये एक्सेप्शन थी सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। फिर स्टैंडर्ड ने बोला कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन तो कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। लेकिन साथ ही बोला एक एक्सेप्शन इसकी क्या है कि फिजिकल पोजेशन नहीं भी है फिर भी कंट्रोल ट्रांसफर। फिजिकल पोजेशन नहीं है फिर भी जागना जरा, घी का डिब्बा आ रहा है, तुम्हें यही तैयारी करनी है, घर जाना है तो उस्मान से बात कर लो, घी का डिब्बा जब आएगा तो तुम भी पराठा जाकर खाना, बात कर लो। हाँ, तो फिर भी कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। वो कब होगा जी? कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। ये कब होगा जी? ये किस लिए है जी? एक्सेप्शन क्या है? एंटिटी, सम टाइम एंटिटी डज नॉट ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन बट सेल इज रिकॉर्डेड, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। आगे एग्जांपल आ रही है, ठीक है। अब वो पूरी फुल फ्लेज एग्जांपल है जिसके अंदर बाकायदा कहानी पूरी फिट की गई है कि ऐसे ऐसे हमने एक स्पेशल मशीन बनवाई है। वो ये मैंने आपको होमवर्क नहीं, इसलिए मैं सुना रहा हूँ और समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि हमने एक स्पेशल मशीन, अब वो वहाँ से पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे फिर? आपका तो सही लेवल तब बने जब कहानी सुन के वहाँ से पढ़ें, ठीक है। हमने एक स्पेशल मशीन तैयार करवाई है, उस मशीन को जिस बंदे ने तैयार किया है, अब जाहिर सी बात है जो स्पेशल मशीनें होती हैं ना, ये आप पीको फैक्ट्री से जाके अपनी मर्जी की कोई मशीन जो है वो अपनी मर्जी का कोई प्लांट, कोई मशीन आपने कोई अपने फार्म के लिए कोई चीज़ बनवाई है, स्पेशल मशीन है जो मार्केट में नहीं मिलती, आपने मेक ऑन ऑर्डर, आपने अपने ऑर्डर के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से एक चीज़ बनवाई है। अब उसका पुर्जा भी तो मार्केट से नहीं मिलता। जो स्पेशल चीज़ बना के देगी फैक्ट्री आपको, जो मशीनें बनाने वाली फैक्ट्री है, वो आपको मशीन तो स्पेशल बना के देगी और फिर साथ में उसके स्पेयर पार्ट्स भी कुछ बनाएगी, ठीक है। तो आपने एक मशीन बनवाई स्पेशल, ठीक है, और उस मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी साथ बने। अब आपने जाके उस सेलर से, वो जो फैक्ट्री थी, उससे जाके अपनी मशीन ले ली, ठीक है। लेकिन आपने पुर्जों के बारे में कहा कि यार भाई बड़ी मशीनें बनाने वाली कंपनी, आप और मैं हमसाए तो हैं, मेरे पास स्टोर में इतनी जगह नहीं है, तो मैं मशीन तो ले जाता हूँ अपनी, जाके इंस्टॉल करता हूँ, काम शुरू करता हूँ, लेकिन ये जो पुर्जा जात है ना, ये आप अलग से डब्बे में ऐसे करके मेरे लिए रख दो, इसका मैं आपको किराया देता रहूँगा, मुझे जब ज़रूरत पड़ा करेगी मैं यहाँ ही से उठा लूँगा। तो सैंड ने कहा मशीन की सेल भी बुक करो, मिस्टर बड़े वाले मैन्युफैक्चरर, मशीनें बनाने वाले सेलर,
आप मशीन की सेल भी बुक करो और ये पार्ट्स की सेल भी बुक कर लो, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो अपने कस्टमर के बिहाफ पे इसकी इन्वेंट्री, उसके चार्जेस लोगे, वो आपकी रेंटल इनकम बनेगी, ठीक है। और ये बंदा, लेकिन उसके लिए जरूरी कुछ चीजें हैं, क्या आइडेंटिफाई कर दी हैं चीजें आपने कि ये डब्बा तुम्हारा, इसमें ये तुम्हारे पुर्जे हैं, ये हमने ऊपर तुम्हारा टैग लगा के अलग करके रख दिया है और इसको हम किसी और इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। हाँ, इसका किराया है, माहाना इतना किराया देते रहना, जब जरूरत पड़े अपना बंदा भेज देना, पर्ची लिख के यहाँ से वो चीजें ले जाया करेगा, ठीक है, हमारे पास पड़ी है, हमारे पास खुली जगह है। तो अब ये क्या है, बिल कर दिया, हवाले कर दी, फिर उसके बिहाफ पे होल्ड की हैं तो कस्टोडियन सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो बाकी किसी के अंदर एक्सेप्शन नहीं थी, बाकी तो ऐसे ही है, ठीक है। कंसाइनमेंट सेल क्या होती है ये बाद में बताता हूं, पहले जरा मैं बिल एंड होल्ड पढ़ाना चाहूंगा आपको। ठहर जाओ, इसको इधर ही रखते हैं, जरा पढ़ के आते हैं। यार मेरा दिल नहीं कर रहा कि वो आप पढ़ें, पता नहीं आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, चले फिर देख तो लेना कहाँ पे। वैसे आप इतने अच्छे हैं नहीं जितने आप लोग बनते हैं, लेकिन चलें, नहीं आप इससे ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ मजाक नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेरे से तो बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने। यार देखो ज़रा, बिल एंड होल्ड कहीं लिखा होगा किताब में, आप एंड पे जाए ना, एंड पे जो सवाल चल रहे होते हैं अदर एस्पेक्ट्स वगैरह में, 492 लब लिया तुसी पहले लब लिया मेरे तो। ये देखें जी, बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच एन एंटिटी नॉर्मली मैन्युफैक्चर बिल्स अ कस्टमर फॉर अ प्रोडक्ट, but the entity retains physical possession because customer is facing issue of lack of space at his premises. Entity shall record revenue when customer obtains control, ठीक है, फिर जब उसको अवेलेबल कर दी हैं चीज़ें of the asset regardless of whether goods are delivered or not। बात समझ आती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वो एग्जाम्पल है, ये तो आसान है, ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा था, ये मैं होमवर्क दे रहा था, ठीक है ना। तो इसको ज़रा होमवर्क भी है लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ। एंटिटी एंटर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर यकम जनवरी फॉर सेल ऑफ, एंटिटी कौन है, सेलर, फॉर सेल ऑफ अ मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स, मशीन और स्पेयर पार्ट्स इसने बेचने थे अपने कस्टमर को। मैन्युफैक्चरिंग टाइम फॉर मशीन एंड स्पेयर पार्ट्स इज 2 years। अच्छा, upon completion of manufacturing, entity demonstrates that machine and spare parts meet agreed upon specification, promise to transfer machine and spare parts are distinct। 31 दिसंबर X9 पर 2 साल गुजरने के बाद कस्टमर आया, उसने 5 मिलियन 50 लाख रुपया दिया मशीन का और स्पेयर पार्ट्स का भी, लेकिन सिर्फ मशीन का फिजिकल पोजेशन लिया। 80% यानी 5 मिलियन का 80% जो है वो मशीन को एलोकेट करना है, 21 स्पेयर पार्ट्स को। अब ऑल्दो कस्टमर इंस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द स्पेयर पार्ट्स, कस्टमर रिक्वेस्ट्स दैट स्पेयर पार्ट्स बी स्टोर्ड एट एंटिटीज वेयर हाउस बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स। ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है, ठीक है। The customer has legal title to spare parts and the parts can be identified as belonging of, सामने अलग करके रखे हैं। Furthermore, and store the spare parts in a separate section of its warehouse and the parts are ready for immediate shipment। जब कहेगा सारे भेज सकते हैं, ये सारी शर्तें थी। The entity expects to hold the spare parts for 2 to 4 years and entity does not have ability to use the spare parts or direct them to another। कहता है कि एक तो 2 से 4 साल तक रखना पड़ेगा, दूसरा ना खुद यूज कर रहा है ना किसी और को देने हैं, यानी अमानत रखनी है, कस्टोडियन बनना है। तो एंटी विल रिसीव 15,000 पर मंथ फ्रॉम कस्टमर एंड कस्टोडियल चार्जेस फॉर स्पेयर पार्ट्स। अब 5 का 5 मिलियन जो है वो रिकॉर्ड कर लेना है जिस दिन आपने कंट्रोल ट्रांसफर किया, मशीन का भी और स्पेयर पार्ट्स का भी। तो ये पूरा 5 मिलियन रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है आपने, लेकिन जब कस्टोडियन सर्विसेज दे रहे हो तो 15,000 आपकी रेंटल इनकम होगी, वो अलग से है, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने से ना रुकना स्पेयर पार्ट्स का। यही आपको आगे आंसर के अंदर नजर आएंगी बातें, ठीक है। तो इसको ठीक कर लें, ठीक है, साथ इसको ही पढ़ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने ये बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट, वो ऊपर एक्सेप्शन थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कंसाइनमेंट सेल। कंसाइनमेंट सेल किसे कहते हैं, ये दिस इज जस्ट लाइक सेल ऑन रिटर्न बेसिस। कंसाइनमेंट सेल किसे कहते हैं, यहां पर जैसे मिसाल में लिखा हुआ है, किधर गया हमारा वसीम डीजी खान में, इसने होंडा की डीलरशिप ली थी, याद है, ली थी ना। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या सारी गाड़ियां ये होंडा से खरीद के अपने शोरूम पे खड़ा करता है और फिर ये आगे बेचता है, ये सेलर बनता है? असल कहानी तो ये नहीं होती। आप जब अपनी गाड़ी पहली खुद खरीदेंगे जाके, अभी तो आप
बड़ों की गाड़ियों पे फिर रहे हैं हमें, हैं जी, अय्याशियाँ कर रहे हैं। जब अपनी पहली गाड़ी खुद खरीदेंगे, अगर शोरूम से खरीदेंगे, तो आप जाकर देखेंगे कि आपका जो पे ऑर्डर बनेगा, जो पीओ बनेगा, वो पीओ आपका होंडा के नाम का होगा। मतलब वसीम भाई तो सिर्फ एक इंटरमीडिएट ही हैं जिनके पास आप गए हैं, तो उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है, गाड़ी आपने देखी और वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करके उन्होंने जो है वो इस सेल को कंक्लूड कराया। अब मामला क्या हो रहा है? असल में मामला ये होता है, वसीम भाई ने याद है सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था अच्छा खासा, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट उन्होंने अपने पास अमानत रखा हुआ है और होंडा वाले इनको गाड़ियां भेज देते हैं। मैं बेच देते हैं नहीं कह रहा, भेज देते हैं। अब जब गाड़ियां भेज देते हैं तो वो गाड़ियां होंडा वालों की अमानत है इनके पास। जब एक्चुअल में आगे कस्टमर को गाड़ी हवाले कर दी जाती है और कस्टमर जो है वो पीओ बनाकर दे देता है होंडा के नाम का, तो होंडा सेल को उस दिन बुक करेगा या जिस दिन वसीम को गाड़ी हवाले करेगा उस दिन बुक कर लेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? यही बात आपको पता भी है, लेकिन कंसाइनमेंट सेल क्या है? ये कंसाइनमेंट सेल यहां पर लिखा हुआ था ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? अलग से लिखा हुआ। चलो खैर, when an entity होंडा मसलन delivers a product to another party such as dealer or distributed for sale to end customer, सर आसिफ फिर आ गए, यानी कि होंडा वालों ने वसीम को गाड़ियां डिलीवर करनी है और वसीम ने फिर आगे एंड कस्टमर सर आसिफ को गाड़ी बेचनी है। तो एंटिटी होंडा शेयर रिकॉर्ड रेवेन्यू कब? जब प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को गई है, एंड कस्टमर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। वसीम उनका कस्टमर नहीं है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका डीलर है। एंड कस्टमर कौन है? सर आसिफ। इसका मतलब चीजें अमानतन पड़ी होंगी। अब ये भी क्या है? एक्सेप्शन। पोजेशन किसके पास है? वसीम के पास, लेकिन कंट्रोल नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। अब ये भी एक एक्सेप्शन, ये दो एक्सेप्शन बन गई। एक, हमने पहले क्या कहा स्टैंडर्ड ने? पोजेशन ट्रांसफर तो कंट्रोल ट्रांसफर। एक्सेप्शन लाया, बिल एंड होल्ड। पोजेशन तो नहीं ट्रांसफर पर कंट्रोल ट्रांसफर, एक एक्सेप्शन। दूसरी इसी के अंदर एक्सेप्शन क्या है? पोजेशन ट्रांसफर, कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर। ये दोनों एक्सेप्शन हैं पोजेशन की। फिर सुने जनरल रूल क्या है? कस्टमर हैज फिजिकल पोजेशन, तो कस्टमर, असल में ये कस्टमर ही नहीं है ना, असल में कस्टमर ही नहीं। लेकिन मैं वैसे कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस तरह से जनरल भी रूल बनाएं तो क्या बात बन रही है कि फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर तो कंट्रोल ट्रांसफर। बिल एंड होल्ड में क्या है? पोजेशन नॉट ट्रांसफर बट कंट्रोल इज ट्रांसफर, तो सेल बुक करो। और कंसाइनमेंट सेल में क्या है? पोजेशन ट्रांसफर, वसीम के पास खड़ी है गाड़ियां, बट कंट्रोल इज नॉट सेट टू बी ट्रांसफर, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड मत करो। ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है? अब इसकी एग्जाम्पल भी आगे पढ़ी है, जिसको आपने, ये परवेज लिमिटेड असल में होंडा ही है, मतलब परवेज लिमिटेड यहां पर जो है ना, हमारी एग्जाम्पल वाला होंडा था, ठीक है? तो अब यहां पर वो कुछ इस तरह से बात लिख रहा है कि गाड़ियां इसके पास आ जाएंगी और एक खास अरसे तक गाड़ियां वापस ना आए तो होंडा समझेगा कि ये गाड़ियां सारी की सारी सेल हो गई हैं, ठीक है? तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस टाइप ही ये सिनेरियो बनता है। इसको जरा पढ़िएगा काइंडली, ठीक है? कल मैं ये सुनूंगा आप लोगों से जुबानी। अच्छा जी, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना हो अगर ओवर टाइम, अब कंट्रोल की बात हमने कर ली, ये तो आप पहले ही हम कर चुके हैं टिका के, ठीक है? रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है अगर ओवर टाइम, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है तो पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करो। कब होगा ये? जब इन तीन में से कोई एक सिचुएशन आ जाए तो हम रेवेन्यू को हम कहेंगे कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है, यानी पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड कर लो। तो उसके अंदर फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स की थी, 3 कर ली थी, 4, 5 और 6 रहती थी, तो ये 6 को जरा कर लें जल्दी से, ठीक है? हाँ, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इनपुट आउटपुट रीड ओनली कहा था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको कहा था, ठीक है? लेकिन अब देखो ना, अब ये सवाल जो रहते हैं ये किसने करने हैं? मैंने थोड़े ही करने हैं, मैंने तो आपको असली सवाल कराया था, ये नकली सवाल कौन करेगा? ये सारे मैंने कल देखने हैं और सुनने हैं। सुनने वाली चीजें सुननी है जो रीड ओनली कही थी, और जो करने वाले सवाल कह रहा हूं ये मैंने नोट करना है, ठीक है? आकर नोट करना है मैंने किस किस ने काम किया। लिख रहे हैं ना सारे? लिख रहे हैं ना? ये पढ़ना है, थोड़ी सी मेहनत करके आनी है ताकि तसल्ली हो कि हाँ यार ये पढ़ा है, ये IFRS 15। ये मैं कुछ और नहीं कर रहा, मैंने कहा ये बंद किया और ये रखा है। आपको क्या लग रहा है?
बंद करके साइड में यार ये पड़ा है फर्ज 15, इसमें कोई मसला नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस तभी आता है, फिर किसी और टॉपिक की तरफ ऐसे जाएं, फिर किसी और की तरफ, ताकि सली हो कि यार हो गया जो होना। ठीक है, तो अच्छा जरा इधर आ जाएं, ये सवाल जरा कर लें। ये सवाल रहता है नंबर 6। सवाल सेम है जैसा 5 था, लेकिन 5 के अंदर मामला क्या हुआ था, 3 में से, भाई ये बोर्ड मिटा देते हैं आमिर भाई, आपकी नींद भी जरा हटे। तीनों में से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, तो साथ के साथ बनकर कंज्यूम भी नहीं हो रहा था, फिर कंट्रोल भी साथ साथ ट्रांसफर नहीं हो रहा था। ज़मीन तो इसकी अपनी होती है, जो कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं उनकी नॉर्मली, ठीक है। और कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से उसको स्पेशल भी नहीं था, एसिड स्पेशल भी नहीं था, और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी पाबंद नहीं किया गया था। इसलिए हमने कहा था ये तो ओवर टाइम क्राइटेरिया ही मीट नहीं करता, तो ये धोखा है। ये क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, धोखा है। ये पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई हो रही है। याद है तलहा, ये सवाल याद है ना, कि मैं दोबारा से कहीं से ढूंढूं इस सवाल का सोल्यूशन? पढ़ा होगा इधर, याद है, पक्की बात है। तो हमने कहा था कि इसमें क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए फिर ओवर टाइम नहीं रिकॉर्ड हो रहा तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो कौन सा है, जब कंट्रोल ट्रांसफर, अब पूरी बात हमें समझ आ चुकी, जब कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोल कब ट्रांसफर हो रहा है, जब पोजेशन दे रहे हैं हम, ठीक है। तो वो तो कंप्लीशन पे ही होगा, इसलिए फिर हमने 31 दिसंबर X8 पर खड़े होकर पहले साल में कोई रेवेन्यू नहीं बुक किया था, और 31 दिसंबर X9 के ऊपर जाके हमने सारा रेवेन्यू इकट्ठा बुक किया था। ठीक हो गया। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको पढ़ते हैं। हेडिंग में लिखा हुआ था पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम, यानी कि यहां पर आपको नहीं बताया गया था, आपने खुद जज किया इस सवाल में, ठीक है। अब यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम, सेटिस्फाइड, पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि रेवेन्यू से हिसाब से रिकॉर्ड होना है। अब सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, सवाल सेम है। जी सवाल को पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ। एंटिटी इज डेवलपिंग, मैं तो बोल बोल के थक जाना है, फिर तुसी कुछ नहीं पढ़ना। एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, सेम सवाल है। कस्टमर एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंसेप्शन पे 1 जनवरी X8 पे प्राइस एक प्लॉट की, एक बल्कि इस कॉम्प्लेक्स की, इसके एक कमरे की, एक क्या था, विला था, जो भी था, 3 मिलियन है, 30 लाख का ये एक फ्लैट है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन वही 31 दिसंबर X9 है, और ये रेंडिंग एंटिटी का 31 दिसंबर है। द कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट बाय 31 दिसंबर X8। अच्छा देखो, अभी तक ये लाइन काटी नहीं है हमने, पिछली दफ़ा भी ये लाइन हमने एंड पे जाके काटी थी, जब पूरी सवाल को पढ़ने के बाद पता लगा था कि तीनों में से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। तो हमने कहा था फिर ये तो कोई चक्कर नहीं, ये तो फिर फारेग है, इसको साइड पे करो, हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं चाहिए। हम तो जिस दिन पोजेशन ट्रांसफर करेंगे तलहा को, उस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वही कहानी, कस्टमर ने 10% नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे दिया है, ऐसे ही लिखा हुआ था यहाँ पे भी, ये 10% डिपॉजिट है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है रिफंडेबल है जब एंटी फेल हो जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल। चलो एक फ़र्क मिला। कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स ऑफ 1350 ऑन 31 दिसंबर X8 एंड X9 ईच। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का पैसे के पे होने से तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ था कि रिमाइंडर जो है वो सारे का सारा पोजेशन के वक्त मिलेगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स भी कस्टमर देता रहेगा, लेकिन इससे रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड होना कहीं से नहीं साबित हो रहा कि ओवर टाइम है या इन टाइम है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हैज अ सब्सटेंटिव टर्म दैट प्रिक्लूड, यानी स्टॉप करती है सेलर को फ्रॉम बीइंग एबल टू, लो जी, पहले 2 केसेस तो बन नहीं पा रहे थे, क्या कि साथ के साथ रिसीव और कंज्यूम भी नहीं हो रहा था, और ना ही कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पाबंदी लगा दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट सेलर को रोक रहा है फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। अब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तमीम ने क्या कर दिया, इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर, ये कौन है मैं फिर बताऊंगा। कस्टमर
डज नॉट हैव राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस एंटिटी फेज टू परफॉर्म एज प्रॉमिस, यानी कि कस्टमर टर्मिनेट कर ही नहीं सकता। अब फाइनेंसिंग को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो अब बात ये है कि कस्टमर टर्मिनेट जब कर ही नहीं सकता तो इसका दूसरा मतलब क्या है, जितना काम कर लेगा फिर, लेकिन पहली बात ये है कि उसको पूरा भी करना है। नॉन रिफंडेबल है ये एडवांस, लेकिन वो कह रहा है कि उसको पूरा ना कर सका तो फिर अगली बात है, यहाँ पे बताएगा फिर, ठीक है। कहता है इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स on its obligation by failing to make promised progress payment as and when they are due, entity would have right to all of consideration promised in the contract if it completes the construction of the unit. कहता है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो एंटिटी के पास राइट है कि वो जब काम पूरा कर ले तो उसके सारे पैसे, जाहिर है काम तो पूरा करके पैसे लेगी, ठीक है। The courts have previously upheld similar rights that entitle developers to require customer to perform by paying cash subject to entity meeting its obligation। कहता है ये केसेस भी सामने आए हैं, स्टैंडर्ड की एग्जांपल है ना, ये केसेस भी सामने आया तो कोर्ट ने फिर कहा था डेवलपर को कि वो कस्टमर को कहो कि वो आपको कैश पे करे, और ये वो परफॉर्म करवाया है उनको, ठीक है ना। यार वो बेचारों का सारा काम हुआ खड़ा होता है, कस्टमर का अब मैंने करना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इससे नज़र क्या आ रहा है कि दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है। और अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए कस्टमर, इन द इवेंट ऑफ अ डिफ़ॉल्ट बाय कस्टमर, आइदर द एंटिटी कैन रिक्वायर कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और द एंटिटी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सचेंज फॉर द एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन एंड आर एंटाइटल्ड टू अ पेनल्टी। तो ये कुछ बातें कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं रोकता हूँ इस बात को कि नो अल्टरनेटिव यूज़ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है नो अल्टरनेटिव। सवाल करते हैं ना, एंट्रीज कर लेते हैं, नो अल्टरनेटिव यूज। ये लिखना क्या हो गया इसको यार, और दूसरी चीज क्या है जी, ये साइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये रोका है हमने बाय कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल नेचर का नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सेलर हैज राइट ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज ही मांगी गई हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज कर लेते हैं जी। तो 1 जनवरी X8 पर कैश रिसीव करेगा सेलर, लेकिन पहले दिन इसकी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर 31 दिसंबर X8 पर रेवेन्यू बुक करना है, और रेवेन्यू बुक करेंगे पूरे का 60%, क्योंकि क्राइटेरिया ओवर टाइम वाला मीट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बता दो, पेज नंबर 476। 31 दिसंबर नहीं, किस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जी, 1 जनवरी X8 है। कैश रिसीव करता है ये, तो कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करेगा। रुपीज इन थाउजेंड्स में कर रहा हूँ जी मैं, ये बातें क्यों कर रहे हो, खैर जी। कितना है, 300, बोलो। अच्छा, उसके बाद मैं वही वर्किंग करूंगा जब हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वाली वर्किंग करते थे, जिस तरह से हमने वो सवाल किया था कुशान वाला भी, फिर उस जैसे सवाल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे और हम यहाँ पे आकर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, बल्कि मैं लिखता था PNL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X8, और इसमें हम कहा करते थे जी रेवेन्यू लिखते थे, रेवेन्यू, सारा रेवेन्यू इनटू परसेंटेज, और सारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इनटू परसेंटेज। अब परसेंटेज वर्किंग नंबर 1 हुआ करती थी, जैसे इसको वर्किंग 1 कहें बल्कि, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन फिर वर्किंग 2 में निकालते थे। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज किस बेस पर निकालें, इनपुट या आउटपुट? इधर इनपुट का कोई डेटा ही नहीं है, उसने तो ये नहीं बताया कितने आवर्स लगते हैं, कितने टोटल लग चुके हैं, कितनी कॉस्ट टोटल लगनी है, कितनी लग चुकी है, वगैरह वगैरह। बल्कि उसने क्या बताया,
कस्टमर को क्या मिल चुका है, तो कस्टमर को, हाँ ये जब हमें मिल जाता है तो आज ये धोखा नहीं है, क्योंकि आज पीओ ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है। कितने गया ये, पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर यही है आपकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60% है। टोटल सारा रेवेन्यू कितना है, सारा रेवेन्यू कितना है जी, सारा रेवेन्यू कितना है 3000, 3 मिलियन। अगर 1000 में बात करें तो उसका 60% कितना बनता है, रुपीज इन थाउजेंड्स, 1800। ओके, और यहाँ पर भी 60%, लेकिन मसला क्या है, मुझे कॉस्ट का पता नहीं है, तो फिर प्रॉफिट निकाल भी नहीं सकते। वैसे उसने हमसे प्रॉफिट मांगा भी नहीं था, लेकिन हमने ज़रा उसी तरतीब पे सवाल को किया जैसे किया था। अब भाई ने इशारा कर दिया पार्ट 2 शुरू करने का, तो आप लोग पार्ट 2 शुरू करते करते एंट्री पास करें 31 दिसंबर पे, कीपिंग इन द माइंड के पैसे भी दिए हैं कस्टमर ने।